हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, नेक्स्ट वाला चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। आपका चैप्टर सिर्फ वर्क एंड एनर्जी का है। पावर का टर्म क्यों साथ में लिया है? क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और पावर का टॉपिक वैसे सबसे छोटा वाला टॉपिक है, तो इन तीनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है हमेशा मैकेनिक्स के अंदर। आपका टॉपिक सिर्फ इतना है वर्क एंड एनर्जी, उससे रिलेट करके हम पावर को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर, इन तीनों टर्म को तो आप जानते होंगे। आपने हमेशा सुना है वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। उसको फिजिक्स में किस तरह से पढ़ा जाता है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए, इस पे आने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्क। वर्क पे आने से पहले मैं आपको मैथ्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आपको याद है? अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप 9th क्लास के अंदर अभी नहीं पढ़ेंगे तो हम सीधा वर्क की बात कर लेते हैं। चलिए, वर्क के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाना चाहता था पहले ये बता देता हूँ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोग अभी जब वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझने से पहले वर्क को समझ लेते हैं। अब आप डे टू डे लाइफ के अंदर कहते हैं कि भाई वर्क डन बहुत तरह का होता है। आपने बोला कि आप पूरे दिन किसी जगह पे बैठे हैं, आपने कोई काम नहीं किया, फिर भी आप बोलते हैं आपने काम किया, आपके मसल्स ने काम किया। तो हम वर्क को दो तरह से डिफाइन करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल वर्क। ठीक है, फिजिक्स के अंदर वर्क जो है वो रियल लाइफ के वर्क से बिल्कुल अपोजिट है, या बिल्कुल उल्टा कह सकते हैं आप, बिल्कुल अलग काम करता है। कैसे? जैसे बोले भाई एक आदमी ये जैसे बोर्ड है या ये वॉल है, इसको पूरे दिन प्रेस करता है इसको हिलाने के लिए, अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए, लेकिन क्या वो इस वॉल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर पाता है? नहीं कर पाता। लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे कि सर आपने काम किया है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया। ऐसा कैसे? दूसरी बात, और भी बहुत सारे वर्क जो होते हैं वो आपको दिखेंगे कि वर्क हो रहे हैं लेकिन वर्क नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जा रहा है, जैसे कोई गाड़ी वगैरह मानिए, वो गाड़ी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रही है तो वो कितना वर्क डन कर रही है? किसके अकॉर्डिंग? ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग। ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग वो कितना वर्क कर रही है? तो कि जीरो कर रही है। कैसे कर रही है वो समझेगी। तो पहली बात तो वर्क जो होता है वो किस तरह से लिखा जाता है सोचिए। अगर एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, इसको अगर F फोर्स दिया जाए, एक ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी मास का है, अगर उसको कोई भी एक फोर्स दिया जाए किसी सरफेस के ऊपर, ऐसे रखा होगा, अगर इसको कोई F फोर्स दिया जाए तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये यहां से यहां आके बैठ जाएगा। क्या कहते हो? ये पोजीशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ये पोजीशन सेकंड, ए या बी से डिनोट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस पे मान लेता हूँ कि डी इसने कवर की। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आप बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे आगे और समझेंगे डिस्प्लेसमेंट भी क्यों कहते हैं। चलिए, अगर एक m मास के ब्लॉक पर अगर कुछ F फोर्स लगाया जिससे उसने अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू किया, तो हम बोलते हैं, फिजिक्स कहता है कि इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा? F इंटू एफ डॉट डी। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अभी बीच में डॉट लगा हुआ, इसका बहुत सारा मीनिंग है, आप 11th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। पहली बात, ये फोर्स जो लिखा है ये ढंग तरीके से सही से फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहला मैं अगर आपको पूछूं कि वर्क कैसी क्वांटिटी होगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पूछा जाए वर्क कैसी क्वांटिटी होगी? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखें। हाँ, ये अजम्पशन आप याद रख सकते हैं, लेकिन वर्क, एनर्जी, पावर तीनों बता देता हूँ। तीनों की तीनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर एक भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे जाके आप पढ़ेंगे कि दो वेक्टर का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो भी अलग अलग तरीके से में जाके समझेंगे आप, डॉट से और क्रॉस से करते हैं। ठीक है ना, वो चीज आपकी बात की। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि वर्क जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब पहली बात करते हैं कि ये फॉर्मूला और अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे लिखा हुआ है। ये जो बीच में मैंने डॉट लिखा है ना इतना अलग से, ये इसलिए लिखा है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को समझाने के लिए। अब सबसे पहली बात, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी आपके तरीके से? भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इस वर्क की यूनिट होगी। इसी न्यूटन इंटू मीटर की जो यूनिट है, इसको एक और नाम दे देता है, इसको बोलते हैं जूल। जूल भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा हुआ। तो वर्क की जो आप बोले कि ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर भी होती है और जूल भी होती है। दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं। ठीक है, तो जूल को आप कैसे बोल सकते हैं?
1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अच्छा इसी की अगर मैं बोलूं सीजीएस के अंदर, एसआई के अंदर यूनिट क्या होगी, जूल। सीजीएस के अंदर वर्क की यूनिट होती है अर्ग, ERG, अर्ग बोल सकते हैं इसको आप, अर्ग होती है। जूल और अर्ग के अंदर क्या रिलेशन होता है, जैसे आपको याद हो, जूल और अर्ग के अंदर रिलेशन होता है भाई, जैसे हम बोलते हैं ना भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, मतलब ये मीटर और सेंटीमीटर के अंदर रिलेशन है, ये एमकेएस की है, सीजीएस की है। उसी तरह से सीजीएस जूल और अर्ग के अंदर रिलेशन क्या होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल कितना होता है, 10⁷ अर्ग। ये तो हमने यूनिट की बात की और फॉर्मूले की बात की, नॉर्मल अभी तक कुछ ज्यादा बात मैं नहीं कर रहा, यहां तक निकले, इसको नोट करें। चलिए अब फॉर्मूला हमारे पास में आया है वर्क का F.V। इस फॉर्मूले से सर क्या समझते हैं, इस फॉर्मूले को पहली बात तो और अच्छे तरीके से लिखते हैं फिजिक्स की फॉर्म के अंदर। तो फिजिक्स ये कहता है इस फॉर्मूले को दो तरीके से, F इज इक्वल टू, अगर मैं डॉट को हटा दूं तो आप 11th में जाके पढ़ेंगे, मैं जब स्केलर वेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे, वेक्टर पूरा आपको चैप्टर मैथ्स और फिजिक्स दोनों के अंदर चैप्टर देखने को मिलेगा 11th 12th के अंदर। वहां जाके आप ढंग से पढ़ेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होता है, एक डॉट से होता है, एक क्रॉस से होता है, वो आप आगे जाके स्टडी करेंगे, अभी मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को जब मैं अच्छी तरह से ओपन करूंगा तो इसको इस तरह लिखते हैं FD cos थीटा, COS थीटा, COS थीटा। अब ये cos थीटा क्या चीज है सर, ये जो लिखा है cos थीटा ये क्या चीज है, वही मैं आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं, पहली बात तो मैं आपको सिर्फ इसका छोटा सा आप बोलते हैं कि आपको समझा देता हूँ किस तरह से होता है ट्रिग्नोमेट्री की, यहाँ डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, 10th में जाके आप अच्छे से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, और 11th 12th में जाके ये पूरी आपकी एक अलग मैथ्स की ब्रांच बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, वहां बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा एक फॉर्म समझा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं किसको है भाई, आपने मैथ्स के अंदर ट्राइंगल पढ़े होंगे बहुत तरह के, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, लेट कह देता हूँ भाई ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि ऐसा, अब ट्रिग्नोमेट्री को बोलते किस तरह से समझिए, ये जो ABC का ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इन तीनों साइड के नाम हम दे देते हैं, नाम किस तरह से देंगे, ए की अपोजिट साइड को आप जानते हैं स्मॉल ए बोलते हैं, मतलब ये जो BC डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, स्मॉल ए कहते हैं। B के सामने की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल b, और C के सामने की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल c, मतलब C स्मॉल c आपको बोले क्या चीज है, तो इस AB लेंथ की डिस्टेंस है, अरे भाई लाइन लेंथ होगी कि नहीं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं C, ठीक बात। A और C के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं B, और A जो है वो क्या है, B और C के बीच की डिस्टेंस है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये, कब ध्यान से समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में साइड कितनी है, 3। जब हम ऐसे करते हैं कि किसी भी दो साइड का रेशियो निकालते हैं, जैसे कि मैंने बोला C/A किया, किसी भी दो साइड का रेशियो मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इस साइड के साथ में, किसी भी दो साइड का अगर हम रेशियो निकालें तो वो रेशियो किसकी फॉर्म में आता है, एक फैक्टर की फॉर्म में आता है, आप बोले एक कांस्टेंट की फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेशली क्या चीज है, कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड का एक रेशियो होता है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब कैसे होता है ये समझिए, जैसे आप रेशियो कितने तरीके से लिख सकते हैं, पहला मैं लिखता हूँ C/A, पहला रेशियो ये भी तो सकता है C/A, पहला आप रेशियो गिनाइए मेरे को, C/A रेशियो हो सकता है, दूसरा B/A भी हो सकता है, तीसरा रेशियो क्या हो सकता है, A/B हो सकता है, इसका उल्टा, एंड C/A का उल्टा भी हो सकता है, सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है। दूसरा आप बोले कि हमने इसका ले लिया, इसका अब देखिए C और B का भी ले लिया रिलेशन, तो C/B भी हो सकता है, एंड लास्ट B/C भी हो सकता है। ये तो मैंने ABC नाम दिया, ठीक है। अब इन्हीं ABC नाम को और अच्छे तरीके से किस तरह से कहते हैं, कि सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ, भाई आपने बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री का ये एंगल है, ठीक बात। अब मैं कहता हूँ कि भाई C वाला एंगल और A वाला एंगल भी कुछ एंगल है कि नहीं, तो मान लेते हैं कि ये एंगल है, इसको बोलते हैं थीटा, ग्रीक या लैटिन वर्ड है, इसको इस तरह से लिखते हैं, जीरो के अंदर डिजाइन करके इस तरह से, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या चीज है, थीटा का मतलब होता है कि दो साइड के बीच का एंगल रिप्रेजेंट करने का एक साइन है, जिसको आप बोलते हैं थीटा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं, जीरो के अंदर डिजाइन करके, और इस तरह क्यू को आप
थोड़ा सा अगर हटा दे क्यू का फॉर्म तो थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपको बोले कि एंगल जब आपको थीटा फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि जब आपको एंगल गिवन है तो उसके सामने की साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो एंगल जिस साइड के साथ में बन रहा है, अब भाई साहब देखिए दो एंगल के बीच में तो एक तो 90 होगा, सही बात है कि? तो जो एंगल ये हाइपोटेनस, ये जो बड़ी वाली साइड है सबसे लंबी वाली, ये साइड जिसके साथ एंगल बनाती है उस साइड को बोलते हैं बेस, और सामने वाली साइड को बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और सबसे लंबी वाली जो साइड है बी उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये तीन तरह की आपकी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। आपने पढ़ा भी अच्छे से, जो स्मॉल क्लासेस के अंदर आपने इतना तो स्टडी किया होगा, ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब आपको जब थीटा की वैल्यू निकाले तो कैसे निकालें, उसके लिए हम इन रेशियोज को गिवन दे इन रेशियोज की बात करते हैं। तो पहली बात करें इन रेशियो के, जैसे सी बाय ए लिखा है मतलब सी परपेंडिकुलर बाय मैंने बेस लिखा है, परपेंडिकुलर बाय बेस की तो मैं वैल्यू निकालूंगा तो एक कांस्टेंट आएगी, उसको मैं कुछ थीटा बोलूंगा। कौन सा थीटा बोलूंगा वो भी समझिए। ठीक है, अब देखिए सी बाय ए जब लिखूंगा तो ये लेंथ किसमें होगी? मीटर के अंदर, सेंटीमीटर किसी के अंदर भी, ये लेंथ भी किसके अंदर होगी? सेंटीमीटर या मीटर के अंदर। तो जो दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो लेते हो तो यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अब यूनिटलेस क्वांटिटी किस तरह से होगी समझिए। ये सारे जो मैंने 6 रेशियो लिखे इनमें से 3 मेन इंपॉर्टेंट रेशियो। पहला आप ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ 3 रेशियो याद रखने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 तरह के रेशियोज होते हैं, 6 ही रेशियोज होते हैं। कैसे 6 सर? भाई अभी अपने निकाला ना, 6 तरह के रेशियो लिखे थे ना। इन अगर 3 तरह की साइड है और 3 तरह की साइड के अंदर ईच साइड का दूसरे की साइड में रेशियो लेना है तो कितने तरह के? 6 तरह के। सी बाय ए पहला, ए बाय सी दूसरा, बी बाय ए पहला थर्ड वाला, एंड ए बाय बी 4 ये हो गए, और बी और सी के बीच के 2 रेशियो, 6 रेशियो। सबसे पहला रेशियो में बात करूं किस तरह से हम लिखते हैं, याद आप किस तरह से रखेंगे। पहला लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, या साइन थीटा लेना है हमको, तो हम बोलेंगे h बाय b बाय h या p बाय h। पहला रेशियो p से मतलब परपेंडिकुलर से h का रेशियो। दूसरा रेशियो मैं लेता हूं बेस से h का रेशियो, बेस रेशियो बाय h। और तीसरा रेशियो पर ले लेते हैं परपेंडिकुलर से बेस का। ये 3 रेशियो आप पहले समझे। p बाय h के रेशियो को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अगर अपन रेशियो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन थीटा। बड़ा नाम आपको नहीं याद करना है, ओनली साइन थीटा। आप ऐसे याद रखें कि अगर आपको सपोज ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है सपोज 3 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? 3/5 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये कि ये जो एंगल थीटा है ना, इसका साइन आपको लेना है। किस तरह से? आप धीरे धीरे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बी बाय एच को बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक, और पी बाय बी को बोलते हैं टेन थीटा। 3 रेशियो आपको अभी के लिए याद रखना है। क्यों पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें? क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे आ रहा है, कॉस थीटा को समझने के लिए हमारा फोकस इसी के ऊपर भी रहेगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री आपको सिर्फ टेलर दे रहा हूं, समझ ले अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाय एच, ये और टेन थीटा। ये 3 तरह के रेशियो भी याद रखें, बाकी के अंदर भी आप नहीं करें। तो अगर हम बेस बाय हाइपोटेनस निकालें तो उसको बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है। वैल्यू कैसे? कॉस थीटा कुल मिला के क्या है? एंगल का कॉस लेना है। अभी समझ रहे हैं वर्क डन के रेस्पेक्ट में कैसे होता है, नोट करें इसको। चलिए, अब ये सब क्यों कर रहे हैं सर? ये इसलिए कर रहे हैं बेटा, देखिए कि जैसे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, अब फोर्स ये मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो सपोज इस तरह से हो रहा है। सपोज ये ब्लॉक तो इसी साइड जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड के अंदर हो रहा है, लेकिन फोर्स आपने किसी स्ट्रिंग से बांध के इस तरह से लगा रखा है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने यहाँ के इस ब्लॉक के ऊपर स्ट्रिंग लगा रखी, फोर्स आप इस तरह से लगा रखे, सही बात। अब डिस्प्लेसमेंट तो सर इस साइड हो रहा है, भाई ब्लॉक तो इस साइड मूव करेगा ना बेटा। तो आप बोलेंगे सर फोर्स हम कैसे निकाल, हमको वर्क डन पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर F सीधा फोर्स की वैल्यू सपोज दे रखी है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, आप सीधा बोलेंगे भाई F इंटू डी करेंगे हम, तो W इज इक्वल टू क्या करेंगे? 10 इंटू 5, सही बात। और हमारे पास में वर्क डन कितना आ जाएगा? 50 जूल। आंसर क्या बोलेंगे? ये सही चीज है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वर्क डन इज इक्वल टू 50 जूल आपने बोला, ये बिल्कुल गलत है। तो सर गलत कैसे? आपने तो बोला F इंटू डी जो होता है वर्क डन होता है, फोर्स भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और क्या करेंगे? तो ये कैसे गलत हुआ? तो समझिए आप कि फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है।
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जो एंगल है ना, इसी को मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं आपको, इसी को बोलते हैं थीटा। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं थीटा। समझे बात को? इस एंगल को बोलते हैं थीटा। तो थीटा का सर क्या करें, तो हम डेफिनेशन को और मॉडिफाई करते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन को और मॉडिफाई कैसे करेंगे, दो तरह की बात है। वर्क को दो तरह से लिखा जाता है, एफ इंटू, पहला तो ये डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला तो वर्क की डेफिनेशन ये है कि एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बेटा जी आपने बोला कि फोर्स इधर लग रहा है, क्या फोर्स इसकी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ? समझे बात को? इस साइड में हो रहा है, क्या इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहली बात समझ आई। दूसरी डेफिनेशन इसकी किस तरह से हो सकती है, डब्ल्यू की, भाई या तो फोर्स को कांस्टेंट रखें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, या डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट रखें फोर्स की बात करें। दूसरा हम क्या बोलेंगे, डी इंटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास में एफ डॉट डी जो आप पढ़ रहे थे उसको और मॉडिफाई फॉर्म के अंदर कैसे लिखा, इसके दो तरह के फॉर्मूले होंगे। W इज इक्वल टू एफ, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, पहली बात तो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन के अंदर लगना चाहिए। ये दोनों की अब एंगल का रिलेशन इस तरह से आता है। अगर डायरेक्शन मैटर करेगी इट मीन्स कि बीच का एंगल भी मैटर करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लें इन दोनों को फॉर्मूले अच्छे तरीके से। अब समझिए सर कहना क्या चाहते हैं, फिर से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने ब्लॉक बनाया था, ये वाला फोर्स लगा, सॉरी आप मानिए भाई फोर्स इस तरह से लग रहा था, स्प्रिंग से आप इस तरह से फोर्स को, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट इस साइड के अंदर होगा, डी बोला इस साइड के अंदर होगा। लेट आपने बोला कि भाई फोर्स है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 5 मीटर का हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर तो सर नहीं आ रहा। और आपने बोला भाई क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल सपोज दे रखा है आपको 60 डिग्री, मान लेते हैं ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री का। तो अगर मैं इसको और ढंग से मैथमेटिकली अगर ड्रॉ करूं तो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। भाई फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो रहा है, डी इधर है, और बीच का एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक बात। अब इसको और अच्छे तरीके से लिखता हूँ, ट्रायंगल बना ले इसका। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल इसका ड्रॉ करना चाहूं तो आप ध्यान से देखिए, अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जा रहा है आपको, ये है एफ, ये है डी, देखिए, और ये बीच का एंगल कितना दे रखा है, सपोज 60 डिग्री का दे रखा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना 90 डिग्री का। अब आप लोग ढंग से याद करें अच्छे से कि एफ क्या है, हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल की, और डी क्या है, उसका बेस है, क्योंकि एंगल से 60 डिग्री का बेस ये होगा। अब हाइपोटेनस और बेस के बीच का रिलेशन कौन देता है, हाइपोटेनस और बेस के बीच का रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा। याद है आपको कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा हमने किस तरह से लिखा था, बी बाय या बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा था कि नहीं लिखा था। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे किसको बोला है आपने, डी को, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट को। तो कॉस थीटा यहाँ पे, कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू आप बोलेंगे बी कितना दे रखा है, डी, डी कितना है, अभी तो डी की जगह डी लिखता हूं, और एफ, एच की जगह क्या है एफ। तो कॉस 60 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डी बाय एफ। अच्छा, और अच्छे सर कैसे लिखे, अब देखिए cos 60 इज इक्वल टू आ रहा है डी बाय एफ। सभी की वैल्यू पुट करते हैं, तो cos 60 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 5, एंड फोर्स अभी हम निकाल रहे हैं, फोर्स कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर, तो अभी आप इसको इस तरह से लिखे डी बाय एफ। अच्छा, cos 60 और हर एंगल की वैल्यू फिक्स है, आप बोला कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स बनाएगी। तो cos 60 की वैल्यू आप निकालेंगे पहले किस तरह से आएगी, 1/2 मान लेते हैं भाई, 1/2 cos 60 की वैल्यू है, नोट कर ले इतना। अब देखिए फोर्स में बात करूं, अगर मैं यहां से इसको लिखना चाहूं डिस्प्लेसमेंट को डी,
डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इस डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा, एफ इंटू कॉस 60 आएगा। मतलब फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आपको कौन सा देगा, ये वाला, इसको आप बोलेंगे एफ कॉस 60। मतलब ये जो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस डायरेक्शन के अंदर आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ एफ डॉट कॉस 60। बात समझे। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, एफ की जगह क्या रखेंगे 10, cos 60 की वैल्यू 1/2 आप पुट करेंगे। जब 1/2 यहाँ पुट करेंगे cos की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू फोर्स कितना देगा 10 न्यूटन का, तो आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा। उस डिस्प्लेसमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। समझे बात को। तो आपको पहली तो ये चीज समझनी है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए। पहली बात तो समझ आई आपको। अगर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं, उसके बीच का थीटा वेरी कर रहा है, तो वर्क डन भी वेरी करेगा। बात समझ आ रही है आपको। यहाँ पे देखिए वर्क डन किस तरह से वेरी कर समझ में आया। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते वर्क डन इक्वल टू 10 इंटू 5 आपने कर लिया 50 आया, ऐसे नहीं होगा। वर्क डन कौन सा होगा, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है उसको आप कंसिडर करें। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पहले इस डायरेक्शन के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, अगर डी ये तो डी का 60 डिग्री का एंगल ये होगा, तो डी cos 60 आपका यहां दे रखा है, ठीक है। उसको इस तरह से आप राइट करें। सही बात, नोट कर ले। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद कर रहा था, जैसे cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये कैसे सर, सपोज आपको कभी फोर्स ऐसे दे रखा है, किसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स भी ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, बताइए। भाई फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री का। दो पैरेलल लाइन है बेटा, ये दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोलेंगे थीटा कितना दे रखा है, 0 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप वर्क डन लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे तो एफ इंटू डी कॉस थीटा की थीटा की वैल्यू कितनी 0। जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 कितना होता है, ध्यान से देखिए, अब 1 होता है, तो आप कैसे लिखेंगे इंटू 1, तो वर्क कितना आएगा एफ डी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम वर्क डन होता है। मतलब जब थीटा की वैल्यू, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क विल बी मैक्सिमम, और वो कितना होता है एफ इंटू डी। अच्छा आगे क्या सर, आगे ये कि सपोज आपको थीटा, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड 90 डिग्री कैसे सर, सपोज आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है किसी चीज पे, ठीक है, मानिए इस तरह से। अब आप बोले कि आपने फोर्स इस तरह से लगा रखा है एफ। अब बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये रहा 90 डिग्री। अब जब वर्क डन आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, एफ डी कॉस 90 डिग्री। सही बात, एफ डी कॉस 90 लिखेंगे तो एफ इंटू डी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, सो वर्क डन क्या आएगा 0। ऐसा सर ये कैसे, ये आपको अभी समझाया था मैंने कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ग्रेविटेशन के द्वारा लगने वाला फोर्स, भाई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और ग्रेविटेशन का फोर्स एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नीचे की ओर है, तो उन दोनों के बीच वर्क डन कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। और अच्छे से समझते हैं भाई, कोई बुक जैसे ये यहाँ पे कोई बुक रखी, टेबल पे बुक रखी हुई, बुक के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो 90 पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना 90, तो वर्क डन विल बी 0। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। थर्ड वाला केस कैसे, थर्ड वाला केस 180 डिग्री कैसे सर, सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है। अच्छा सर ऐसे भी हो सकता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, डिस्प्लेसमेंट पीछे की साइड में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स वगैरह की, भाई फ्रिक्शन की बात करें, जैसे आप कार लेके जा रहे हैं, आपने अचानक से ब्रेक अप्लाई किए तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो कार तो आगे जाएगी ना, कार आगे जाएगी, लेकिन जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो तो पीछे साइड लगेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दो फोर्स है यहाँ पर, एक फोर्स तो अप्लाइड फोर्स है, एक फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, फोर्स इस साइड के अंदर फ्रिक्शन का और डिस्प्लेसमेंट आगे साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है 180 का, ये एंगल दिख रहा है आपको 180। सही बात। अब देखिए फिर से आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है -1,
तो वर्क डन कैसा आएगा -1, तो वर्क यहाँ पे कितना आया -F/d। अच्छा वर्क सर माइनस भी होता है, बिल्कुल। लास्ट बात आज के दिन की ये करते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब हम स्टार्टिंग से ही मैकेनिक्स के अंदर बोलते आए कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस हम नेगेटिव साइन से ही तो समझते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से। लेकिन वर्क एक ऐसा एजम्पशन है आपके लिए कि ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। कैसे होता है आपको 3 एग्जाम्पल लेके समझा दिया, और भी आगे इसको अच्छे से कल हम समझेंगे, ठीक है। तो इतना समझे कि जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वर्क डन कैसा होगा, मैक्सिमम। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वर्क डन कैसा होगा, मिनिमम। एंड जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है तो वर्क डन कैसा होगा, 0। क्लियर। बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।